स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने इसी क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर, मवाना में, हापुड़ में, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा गांव-गांव जाकर क्रांतिकारी संगठन को भी खड़ा किया। तो ये गर्व का विषय है। कुछ ना कुछ तो क्रांति की भूमि में होगा, कुछ ना कुछ इस क्षेत्र के संस्कार होंगे। क्या संत रविदास जी आंदोलन जीवी नहीं थे? वे भी आंदोलन जीवी थे, जो देश को सुधारना चाहते थे, समाज को सुधारना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह जी भी आंदोलन जीवी थे और शांति पूर्वक बिना किसी हिंसा के आंदोलन कैसे रचा जाता है, वे बेहतरीन उदाहरण महात्मा गांधी जी ने जो पेश किया, वे भी आंदोलन जीवी थे। लेकिन आज ऐसी सरकार, ऐसी सल्तनत है दिल्ली में जो इसे बुरा मानती, जो विरोध करेगा उस पे दाग लगाने का प्रयास होगा। आज इन पे कोई उपाय नहीं है, तो ये दोबारा जो इनके पैतरे हैं उनको अपना रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब वहां पे जो है, यहाँ से आजान हुई थी, हिंदू मुसलमान के बंटवारे, वही झगड़े। लेकिन किसी को कोई शंका हो, भाई ये दृश्य देख ले, यहाँ कोई एक समुदाय या एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, सब किसान बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ये हमारी मजबूत बुनियाद है, ये हमारी मजबूत पहचान थी, और यही वो पहचान है जो भविष्य में तरक्की का रास्ता आपके लिए खोलेगी। तरक्की के रास्ते जो आपके लिए बंद किए गए, एक साधारण किसान के लिए जो संभावनाएं समाप्त कर दी गई, जो आज हमारा और आपका भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है, उन ताकतों के विरुद्ध एक होकर लड़ने के लिए आप संघर्ष करने सामने आए हो। मैं आपकी कोटि कोटि वंदना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी एक उदाहरण आपके बीच में आया। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष लेखन, निष्पक्ष दुनिया में, समाज में क्या बात हो रही है, क्या चीज चल रही है, क्या भावना बन रही है, उसे दिखाना। बहुत देर से कह रही है, थोड़ा साइड पहले होते थे पत्रकार, आज बहुत कठिन है। ईमान बेच के, अपने धर्म को बेच के अगर कोई पत्रकारिता करता है तो ठीक, वरना अगर कोई कलम तोड़ देगा किसानों के लिए तो उसके कमर तोड़ने को सरकार जुट जाएगी। ये असलियत। मनदीप पूनिया का नाम मैंने पहले भी सभाओं में लिया है, पंचायतों में लिया, उदाहरण आपको दिया है, बताया उसके साथ एक नौजवान के साथ क्या हुआ। और सिर्फ इसलिए क्यों दिखाना चाहता था कि किसान एक तरफ है और सरकार का पूरा तंत्र दूसरी तरफ, इसलिए उसको दंड दिया गया। और आज भी यहाँ जो पत्रकार है रक्षित, उन्होंने अपनी बात बताई। मैं दो नाम आपके बीच में और पेश करना चाहता हूँ। आपको पता है धर्म की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है, ये एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ किसानों की बात भी नहीं है। क्योंकि इसका दंड जो है, अगर ये कानून बन गए तो इसका दंड जो है सबसे बड़ा, अगर कोई अंजाम पड़ना है तो उपभोक्ता पे पड़ना है। ये उनकी भी लड़ाई है, और ये सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं, महिलाओं की लड़ाई है। इसमें कोई लिंग भेद भी नहीं है। हमारा समाज जैसा भी हो, बाकी बहुत चीजें होंगी, लेकिन इस लड़ाई में आपको बताना चाहता हूं, गर्व होता है हमारी बहनें भी जो आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैं दो उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। पंजाब की हैं दोनों, एक है सोनिया मान और एक है हरिंदर बिंदु। दोनों के नाम अभी चर्चित हुए हैं। एक सिंगू बॉर्डर पे किसान एकता संगठन से, उग्रहण से जुड़ी हुई है, और दूसरा उन्होंने बताया अपने परिवार का परिचय उन्होंने, दोनों ने, महिलाओं ने दिया है। दोनों जो है पूरी तरह से शामिल है, शुरुआत से शामिल है। सोनिया मान के पिताजी का निधन हो गया था जब 16 दिन की वो बच्ची थी, छोटी बच्ची, और उनके पिताजी को टारगेट इसलिए किया गया था, उस समय खालिस्तानियों ने उनको मारा क्योंकि वो खालिस्तानियों के विरुद्ध बोला करते थे। और उसी तरह से हरिंदर बिंदु ने बताया कि खालिस्तानियों ने गोलियों से उनके जब पिताजी को मारा था, वहां उनकी घर की महिलाएं थी, इतनी साहसी महिलाएं होंगी, उन्होंने भगाया, उनको खदेड़ा और ललकारा, कहा तुम कायर हो, तुमने इनको मारा, तुम्हें हमें गोली मारनी चाहिए। तो ये बहादुर महिलाएं हैं इस परिवार की, ये दोनों आगे हैं, दोनों लड़ाई लड़ रही हैं। उनका नाम मैं जिक्र इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि जो सरकार की कोशिश थी, उन्होंने कहा शुरुआत में जब पंजाब से लोग आए
तो उन्होंने कह दिया ये तो खालिस्तानी लोग। अरे इनके पिता को खालिस्तानियों ने मारा है और फिर भी वो अपने खून पसीने की जो कमाई है इसे इसी लड़ाई में डाल रही है, वो उनकी जो पूंजी है वो इसी में डाल रही है। तुम किसान को ना खालिस्तानी बना पाओगे ना तुम उग्रवादी बना पाओगे। इससे बड़ा कोई देशभक्त हो नहीं सकता जिस घर में जो हमारे बच्चे हमारे नौजवान तिरंगे से लिपट के लौटते हैं घर में और फिर भी सीना चौड़ा करके वो परिवार कहता है कि देश के खातिर हमारा नौजवान गया। इतनी बड़ी भावना ये सरकार नहीं समझ रही। लोग कहते हैं साहब कानून में क्या खोट है, ये काले कानून क्यों बताते हो, इसमें काला क्या है। कानून तो है बेकार, कानून के पीछे की नीयत भी निकी खाली है, उसमें भी खोट है। इनकी मंशा साफ थी नहीं पहले दिन से ही आपातकालीन परिस्थिति में, वरना इस तरह से कानून रातों रात ये लाते नहीं। और फिर संसदीय प्रक्रिया किया गया है, देश की नजर वहां भी गई, ध्वनि मत से इसको पारित किया गया, जबकि नियम ये है कि अगर कोई एक भी एमपी कहेगा कि वोट हो तो वोट डिवीजन होता है, वो उसका एक सांसद का अधिकार होता है। लेकिन सरकार ने उसको भी अनदेखा कर दिया। स्पीकर महोदय ने कह दिया नहीं कानून बन गया। किसी स्टैंडिंग कमेटी में कानून नहीं भेजा गया। कानून क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट की खेती होगी, करार होगा, किसान की किसी साधारण किसान की अगर कोई शिकायत भी होगी तो किसान किसी कोर्ट में जाके दलील भी नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है, अगर इनकी मंशा साफ होती तो ऐसा प्रावधान इन्होंने कानून में किया क्यों? अगर ये किसान हितैषी होते तो ऐसे कानून का सोचते ही कैसे कि 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा जो किसान पराली को जलाएगा, एक गन्ने की पत्ती फूटेगा उस किसान पे भी 1 करोड़ का जुर्माना होगा, जेल में भेजा जाएगा वो किसान को। कभी चौधरी चरण सिंह जी के समय ऐसे कानून बने हैं? बेहूदे कानून है। अब कह दे रहे हैं कि नहीं हमने तो बदल दिया, हमने कानून वापस ले लिया, कोई चिंता की बात नहीं, किसानों वापस लौट जाओ। 18 महीने टाल दिया। कोई मान रहा है 18 महीने की बात को? ये तो ये कह रहे हैं आज फांसी नहीं लगेगी, 18 महीने बाद लगेगी फांसी। या तो कुछ गड़बड़ है या नहीं है। पहले तो आप कह रहे थे कानून से अच्छे बन ही नहीं सकते, आय दुगनी हो जाएगी, और फिर कह रहे हो साहब चलो किसान आ गए तो आपकी 4 बात मान लेते हैं, और फिर कह दे रहे हो भाई 18 महीने टाल हो गई। मतलब कुछ ना कुछ तो काला है या पूरी दाल काली है, बताओ। और कानून को गहराई से किसान समझ चुका, किसान को गंवार नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने इंग्लिश में किताबें लिखी हैं, विदेशों में पढ़ाई गई हैं, और तमाम विषयों पर, सामाजिक मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, खेती के ज्ञान के आधार पर उन्होंने विचार रखे। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी भी गांव में ही पैदा हुए थे। आज हमारे क्षेत्र के गांव-गांव में, घर घर में उसी काबिलियत के हमारे ईमानदार किसान भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, जिनके अंदर वो क्षमता, वो दिल, वे सोच है। चौधरी चरण सिंह से कम नहीं है वो। अगर कोई सरकार दिल्ली में जालिम, ठीक है आपकी बहुमत बन गई, वह हमेशा तो नहीं रहनी। आप वहां बैठ के सोचो कि हम लठ बजा देंगे वापिस चले जाएंगे, हम कील बिछा देंगे वापिस चले जाएंगे, हम इन्हें खालिस्तानी बता देंगे, इन्हें उग्रवादी बता देंगे, ये शर्मिंदा हो जाएंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं। तो ये सौदा है, इस सौदे को समझ लें। अब इनको सौदा क्या है वो तो आपने देख लिया होगा, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया नौजवानों का। एक तरफ अदानी था, दूसरी तरफ अंबानी था, और स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी। ऐसी मूर्तियां कभी मायावती जी में लगवाई थी, और क्या हुआ उसके बाद? परिणाम अच्छे नहीं आए। ये हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र की भी अपनी अजीब जो है परिचय है, इतिहास है। इस विधानसभा में जो नतीजा निकलता है वो सब पे हावी हो जाता है। यहाँ जो फैसला लेते हैं पब्लिक, वो फैसला लखनऊ में सुना जाता है। बताओ सही बात है कि नहीं? तो आपको हल्के में कैसे कोई ले सकता? अब आप फैसला लो, बल्कि फैसला तो लेके ही आए हो मुझे।
मैं तो ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को, ये उल्टा हमें ना समझाने की कोशिश करें। ये उल्टा आके इन्हें भेजा गया गांव-गांव भाई, क्योंकि उन्होंने अब एक जाति को घेरना शुरू कर दिया। कहा ये तो जाटों को मनाने की बात। मैं जाति के विषय की बात कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तुम सारे जाटों को कहां से मना लोगे, तुम पे एक ही बारी नहीं समझ रहा। लेकिन ये बात किसी जाति की नहीं है। ये वो लोग कायर लोग हैं, ये वो लोग चोर लोग हैं जिनके दिल में कालापन है, जो नहीं चाहते किसान संगठित हो। वो कह रहे जात। अब ये गोत्र पे लाएंगे। अब वहां सोरम में इन्होंने क्या किया, वैसे तो बड़ा चौड़ा बन गया, ऐसे हाथ उठा उठा के मीटिंग किया करते थे। और 2013 के आगे ना उसके पीछे कोई इनका परिचय है क्या? कोई परिचय नहीं है। और वहां जो उन्होंने परिचय दिया, खुद तो फायदा ले लिया, खुद फायदा ले लिया और फसल काट ली। और जो है गांव के लोग, साधारण लोग, आज भी वो सजाएं काट रहे हैं, क्षेत्र का नुकसान करके, अपनी बुनियाद खोद के। और आज भी जब सोरंग गांव में जाते हैं, वहां का नौजवान उठा, उसने कहा किसान एकता जिंदाबाद। इन पे जवाब नहीं बना। जब गांव के लोगों ने खदेड़ा, अब जाके वही पुराना पैतरा अपना के कह रहे साहब ये तो वही है, वहां मस्जिद से आह्वान हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, गांव का क्या परिचय है नौजवानों? क्या बर्दाश्त करोगे गांव में आके कोई काफिला लेके नेता आएंगे, पुलिस साथ चलेगी और आप ही को पीट के बताएंगे और तुम्हें उल्टा गलत बताएंगे? क्या ये चीज तुम बर्दाश्त करोगे नौजवान? बोलो। उससे उन्हें को फर्क नहीं पड़ेगा, खूब अच्छे हैं उनके। 5 बार बदल के आए हो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करना आपको, पंचायत बुलाई जाती है, इसलिए बुलाई जाती है कि कोई फैसले हो, फैसला लेने के लिए बुलावा है। अब फैसले वो क्या होंगे? आपने भी देखा, ये अड़ियल सरकार है, ये बेहद अड़ियल सरकार है। और आंदोलन का जो भी नेतृत्व लोग कर रहे हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अगला कदम क्या लें। ऐसे में जब गाजीपुर पे जब धरना चल रहा और रात रात संकट की स्थिति बनी, चौधरी साहब ने यही कहा कि अगला दिन अगला जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन आज हमारा कर्तव्य बनता है कि किसानों को हिम्मत देने की बात है। तुरंत जो है उन्होंने संदेश भेजने का काम किया। फैसला लेने की जो क्षमता किसान की होती है, ये क्षेत्र में यही गुण है आप सब में। आप भी निरंतर नजर रखो, नई नई चीज पैदा की जाएंगी, नए नए विस्फोट पैदा किए जाएंगे। पहले नहीं होता था, टुकड़े टुकड़े गैंग 2014 से पहले किसी ने सुना नहीं था क्या है। ये ऐसे ऐसे नए नए शब्द निकाल के लाते हैं, इनके बहुत बड़ा पिटारा है भैया। कहीं खून हो जाएगा, उसे ढूंढ के लाएंगे कि फलाना एक समुदाय का आदमी था, वो दूसरा समुदाय का अपराधी था, वो उसी में बड़ा हो। इनका और कोई मसाला है नहीं। और लखनऊ में जो मुख्यमंत्री वे तो मुगल हिस्ट्री के प्रोफेसर लगते हैं मुझे। औरंगजेब पे धारते रहते हैं, औरंगजेब को गाली दे जा। फरवरी में आके इन्होंने गन्ने का भाव तय किया, अभी बजट पेश किया, कहा पेपरलेस बजट। इससे बेहतरीन बजट आज तक आया ही नहीं। और किसान की आय दुगुनी करने वाला बजट। गन्ने का भाव 1 रुपए 3 वर्ष में बढ़ाया नहीं। मवाना क्षेत्रीय जो मिल है, इसी में 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया हो चुका। राज्य में हाँ जी 13,000 करोड़ से ज्यादा बकाया खड़ा है भाई मेरे। एक और ऐसी परिस्थितियां हो गई कि लोग ऐसे तनाव में लोग जीवन व्यापन कर रहे हैं। ऐसे काम होता है। 2 दिन पहले की खबर है, झांसी के 2 किसानों ने आत्महत्या करी। 1 लाख रुपए का बिल था बिजली का बकाया। वही स्थिति, वही खबर मुझे यहाँ क्षेत्र के गाँव से आती है कि यहाँ जो कंप्यूटर लेकर बैठ जाते हैं, गाँव में प्रधानों को भी दबाव बनाया जाता है और फिर टीम जारी घर घर में जा रही है कि जो बकायेदार है बिजली के बिल के। ऐसा हो रहा है क्या?
गन्ने का भाव दिया नहीं जा रहा, भुगतान समय पर हो नहीं रहा, और फिर कह रहे हैं तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी। डीजल का भाव सैकड़ा छूने जा रहा है, पेट्रोल डीजल का। रसोई गैस तो रोज बढ़ रही है, खाद महंगी हो गई। आपकी बचत यहाँ कोई है जो 4 साल पहले जो बचत थी आज क्या कोई बचत कर पा रहा है? कोई घर में? तो बात यह है कि ये हमारे मुद्दे हैं। कैराना में जब चुनाव हुआ था, एक नारा हमने दिया था, एक नारा सब पे भारी पड़ा था, और वह था गन्ना जीतेगा या जिन्ना जीतेंगे। और वे भूल गए जिन्ना, भूल गए उन बातों को, वरना वही भारत पाकिस्तान का मैच करा देते, गन्ने की तो बात ही नहीं होनी थी। ये फैसला मैं चाहता हूं, ये जो जनता बैठी है, पंचायत बैठी है, फैसला ले लो 2022 में भी और अगले चुनाव में भी, और उससे पहले आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में भी, क्योंकि वो गांव का चुनाव है। गांव में जाके उनको खदेड़ने का काम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। जब तक आप राजनीतिक धार अपनी मजबूत नहीं करोगे, काम बनने वाला नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के समय उन्होंने समीकरण बनाया था, जो समीकरण उन्होंने बनाया था उसको नाम कुछ ही ले दो। कुछ लोग कहते अजगर था, कुछ लोग कहते जाट किसान का था, कुछ लोग कहते मुसलमान जाट का था, जो भी था, जो नाम आप देना चाहते हो मुझे उससे मतलब नहीं। सभी धर्म के लोग जो खेती से जुड़े हैं, आज लोहा गर्म है, आज ऐसा वातावरण बन गया कि आदमी सब कुछ भूल के कह रहा पहले मैं किसान हूं। ये बात फिर नहीं बनेगी। लोकदल का मतलब ही किसान है, लोकदल के तो मायने ही किसान है। और अगर आज आप लोकदल को नहीं खड़ा कर पाओगे तो आगे फिर मौका नहीं मिलेगा नौजवानों। कभी तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर, लव लेटर लिखने जा रहे हैं। सरकारी भर्तियां, एससी और पिछड़े वर्ग का आरक्षण, इस सबके को मतलब ही नहीं बचेंगे तो मोदी जी सब देखने लग रहे हैं कहां से मिलेगी नौकरी। और खुल के वो कह रहे हैं कि निजीकरण है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये विनिवेश नहीं कर रहे, हम तो पूरी बेचेंगे। पहली बार आपने ऐसी व्यवस्था बनी देखी देश में, जो भी सरकार बनती थी वह किसान से डरती थी। उस पे देश पे जो गरीब की जो इतनी बड़ी बहुमत है, संख्या है, आबादी है, जो लोग गांव में रहते हैं, उनके जीविका का एक दबाव होता था, उनकी समस्याओं का दबाव सरकारों पे होता। पहली बार ऐसी सरकार बनी जो खुल के कहती हम अदानी और अंबानी के। जैसे हनुमान जी ने अपना दिल चीर के दिखाया था कि भगवान पुरुषोत्तम राम की तस्वीर है, और ये चीर के दिखा रहे हैं कि जो है एक तरफ अडानी है, दूसरी तरफ अंबानी है। ऐसे कभी नहीं बने प्रधानमंत्री देश। तो ये फैसला लीजिए, पार्टी के संगठन को भी उस पर ध्यान रखिए, गांव में दीजिए। जो होनहार नौजवान कुछ काम करना जानते हैं, हमारे यहाँ दलालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं तो जहाँ किसानों का धरना था मैं जाता था, वहाँ कहता था कि आप हमें बताइए कोई लोकदल का वह कार्यकर्ता जो आपके बीच विशेष मेहनत करता हो, उसकी पहचान बना के मुझे दीजिए। ऐसे लोगों को पार्टी में हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। और जो लोग किसान आंदोलन के वक्त भी हमें बांटने का काम कर रहे हैं, घर बैठे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, आप लोग सड़क पर बैठे हो, आपके लिए जो लोग कील बिछाने का काम कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करो। मैं ऐलान करता हूं, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या इस किसान आंदोलन में जिसने शिरकत नहीं की हो, किसान की मदद नहीं की हो, ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रीय लोकदल के दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहा। मैंने ये रेखा खींची है
और दूसरे पार्टियों पे भी दबाव बनेगा। जो भोगे वाले सेंगर हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, इनकी संख्या लगातार, इनकी तादाद बढ़ती जा रही। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग भर्ती हो जाते हैं, ऐसा लगता है गंगा में जमुना में डुबकी मार के आ गए, तब वे अपराधी नहीं दिखते। तो मैंने लकीर खींच दी आपके आशीर्वाद से। ये चौधरी चरण सिंह जी की हमेशा सोच और प्रयास था, ये चौधरी अजीत सिंह जी की हमेशा इच्छा थी, और आज भी जनता चाहती है कि स्वच्छ राजनीति को हम लोग बढ़ाएं। तो गांव-गांव में संसाधन भी चाहिए होंगे, पार्टी चलानी है तो अच्छे वर्करी करने वाले, मेहनत करने वाले नौजवान भी चाहिए होंगे। अगर आप तैयार हो तो इस यात्रा को, इस काफिले को बढ़ाते चलो। बाकी मैं तीन प्रस्ताव यहाँ रखता हूँ, ये किसान आंदोलन के विषय पर हैं, करके बता देना आखिर में कि सहमत हो कि नहीं, ये फैसला हो जाएगा पंचायत। आपकी बात अध्यक्ष जी कह देंगे। नंबर 1, ये कानून तो हम मानते नहीं कुछ, क्योंकि ये असंवैधानिक है। आज हम लोग इसलिए यहाँ आए, हम चाहते हैं कि कोर्ट की आत्मा भी जागे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कानून व्यवस्था के विषय पे बड़ी टिप्पणियां करी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कानून संवैधानिक भी है कि नहीं। हमारी ये मांग, हमारी उम्मीद कोर्ट से भी है कि इस पे गौर करे कि ये तो कानून असंवैधानिक है, क्योंकि राज्य का विषय है, जिस विषय को लेकर केंद्र सरकार दखल दे रही है। इन कानून को ये पंचायत पूरा तरह से सिरे से खारिज करती है, नकारती है। आप सहमत हो तो हाथ खड़ा कर दो। साथ ही जब मंडी में किसान जाता है, भाव नहीं मिल रहा, धान का MSP कुछ और है, किसानों को भाव मिला 1200-1300, बाजरे का रेट कुछ और है, गेहूं का रेट कुछ और है, सरसों का रेट कुछ और घोषित करती दिल्ली में बैठके, और मंडी में वो भाव मिलता नहीं है। तो दूसरी हमारी मांग ये है, खुद ये लोग कहते थे, विपक्ष में थे, मोदी जी कहते थे किसानों को MSP मिलनी चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। वही बात आज हम ये पंचायत में दूसरा फैसला लेते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूर्णतः लागू हो और किसान को, प्रत्येक किसान को MSP मिले। इसके लिए कानूनी प्रावधान सरकार कुछ पेश करे। बताओ सहमत हो कि नहीं? तीसरा प्रस्ताव मेरा, जैसा अभी रक्षित ने बताया, 80 साल के किसानों को बंद किया गया। गुरमुख सिंह है पंजाब के, उनका नाम मैं फिर ले रहा हूं। आर्मी में रहे, देश के खातिर 3 युद्ध लड़े हैं उन्होंने, और उन्हें डंडा मार मार के जो 15 दिन जेल काट के अब आए बेल पे। क्या ऐसे किसानों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और हम शांत रहेंगे? हमारे पंचायत की मांग है, जो अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, गांव-गांव में दबाव बनाया जा रहा है। जो लोग दिल्ली आंदोलन में, जो लोग शामिल थे, तो आज किसान आंदोलन में जाना चाह रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके विरुद्ध उन पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये पंचायत की मांग है, ये सारी कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी है, ये कार्रवाई तुरंत रुक जानी चाहिए। ये सारी धाराओं को हम कुछ मानेंगे नहीं। एक एक किसान जिसे दंड दिया गया है, और जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए इस आंदोलन में, उन्हें विशेष सम्मान मिलना चाहिए। उनके बचाव के लिए ये पंचायत आज जुटी है। अगर सहमत हो तो हाथ उठा के बता दो। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ये विद्वानों का क्षेत्र है। कुलदीप आर्य जी आए दिल्ली में, हरिद्वार में बैठते हैं,